स्टूडेंट हमारा चैप्टर 6 फिजिक्स का क्लास 11 का फ्लूइड डायनामिक्स आज उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ को डिस्कस करेंगे। पहले ड्रैग फोर्स आप जान लें कि ड्रैग फोर्स क्या होता है। ड्रैग फोर्स एक रेजिस्टिव फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स। जब कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है, वो ऑब्जेक्ट पर जो रेजिस्टिव फोर्स, अपोजिंग फोर्स अमल करती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब इसे यू अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। देखें, पानी का एक तालाब हो या स्टैंडिंग वाटर हो जो आपकी हाफ लेग्स तक आ रहा हो, उस पानी में आप चलना शुरू करें। जब आप उसमें चलना शुरू करोगे तो आप फील करेंगे कि कोई फोर्स है जो आपको इजीली चलने से रोक रही है। और वो फोर्स कौन लगा रहा है? पानी लगा रहा है। पानी फ्लूइड है ना, वो फ्लूइड लगा रहा है और आप क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। मतलब ये हुआ कि यू आर एक्सपीरियंस एंड रेजिस्टिव फोर्स। अब बाज स्टूडेंट को तो रेजिस्टिव वर्ड से प्रॉब्लम होता है, तो रेजिस्टिव से मुराद आप अपोजिंग फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी की मोशन को रोकने की कोशिश करती है। बाजुकात रोक भी लेती है, बाजुकात कोशिश की जाती है, ठीक है। बाजुकात ये उस पर इतना असर करती है कि जस्ट उसकी स्पीड में चेंज आ रहा होता है। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? ड्रैग फोर्स कहेंगे। द रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट पर जो रेजिस्टिव फोर्स, अपोजिंग फोर्स लग रही होगी, और उस फोर्स का काम क्या है? उसकी मोशन को अपोज करना, यानी उसको मूव करने से में रुकावट डालना। मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स, और इसको एफडी से डिनोट कर लेते हैं। यानी इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय एफ। स्मॉल डी लिखो, कैपिटल डी लिखो, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है कि कमी पेशी हो जाएगी, बट इतना पता चले कि एफ के साथ डी जो है यह क्या मीनिंग दे रहा है? ड्रैग फोर्स है। अब ड्रैग फोर्स को मजीद थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे तो उसको यानी इसके फैक्टर्स भी बहुत से हमारे सामने आएंगे। उसको देखने से पहले साथ हमारे पास क्या जाता है? स्टोक्स लॉ आता है। यानी अगर आप स्टोक्स लॉ को स्टडी करते हो तो एक्चुअली यू आर स्टडीइंग ड्रैग फोर्स। आप यूं भी कह सकते हो कि ड्रैग फोर्स, स्टोक्स लॉ एक्चुअली ड्रैग फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है। सही है। अब स्टोक्स लॉ देखने के लिए कि हमने ऐसे मान लेते हैं कि व्हेन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर, क्योंकि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इट हैज, उसके साइज को कैसे डिटरमिन करेंगे? रेडियस से डिटरमिन करेंगे। मूविंग थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। कोई भी फ्लूइड है और हर फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है। वो अलग बात है कि किसी की कम और किसी की ज्यादा हो। तो जब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा में मूव कर रहा होगा तो उस पर ड्रैग फोर्स अमल करेगी। तो इट इज एक्टेड, हाँ, इट इज ईटा, द ड्रैग फोर्स, हाँ, ड्रैग फोर्स will act on
it. This drag force is given by Stokes law. यानी वो स्टोक्स लॉ हमें दे रहा है। वो क्या हुआ, एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई eta r v. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्टोक्स लॉ। आप देख रहे हैं कि स्टोक्स लॉ एक्चुअली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ड्रैग फोर्स को। इसमें इस एक्सप्रेशन में ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। आर ऑब्जेक्ट का रेडियस है, ऑब्जेक्ट के साइज को डिटरमिन कर रहा है, और वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट गिवन फ्लूइड में मूव कर रहा है। ये जो 6 पाई है इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अगर आप इसको कांस्टेंट मान लेते हैं तो फिर एफ डी जो है यूं लिखा जा सकता है, एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटा आर वी हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 6 पाई को आप क्या ले लेते हैं जी, कांस्टेंट। ये 6 ऑलवेज 6 पाई की फिक्स्ड वैल्यू है, एवरी टाइम पाई हैज 3.14, हाँ जी, जो कि राउंडेड ऑफ वैल्यू है। अब बच्चे के जहन में फिर सवाल ये आ जाता है, ये एक सिलेक्टेड 6 पाई है, 2 पाई भी, 2 पाई क्यों नहीं हुआ, 4 पाई क्यों नहीं हुआ, 6 पाई क्यों? देखें, जो सर्कुलर शेप्ड होती हैं, सर्कुलर शेप्ड, ठीक है, सर्कुलर शेप्ड का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो, हाँ जी, उसका टोटल जो आपके पास एंगल बनता है वो 2 पाई है सर्कल का। अब ये स्फेरिकल बॉडी है, ये 3 डायमेंशनल है, कितना है, 3 डायमेंशनल है, 2 पाई अलॉन्ग वन एक्सिस, 2 पाई अलॉन्ग सेकंड एक्सिस, 3 पाई अलॉन्ग थर्ड एक्सिस। तो कितना हो गया टोटल, 6 पाई हो गया। अब इस बात पे ध्यान देंगे, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बॉल नुमा होता है, हाँ, जबकि सर्कुलर शेप बॉडीज जो होती हैं वो डिस्क नुमा होती हैं, जबकि डिस्क 2 डायमेंशनल शेप होती है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट 3D होती हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो 3 डायमेंशनल होने की वजह से एक चक्कर में कितना आता है जी, 2 पाई आता है, हाँ जी। तो 3D होने की वजह से यहाँ पर क्या कांस्टेंट यूज हो रहा है, 6 पाई यूज हो रहा है। सर यहाँ पे वो स्पीड रीडिंग वाले चक्कर में 4 पाई और स्पीड रीडिंग स्मॉल रीडिंग हो रहा है, नहीं वो और बात है, डिस्कस करते हैं। 6 पाई कांस्टेंट आप लें तो एफ डी प्रोपोर्शनल टू दी एटा आर वी। इससे ये रिजल्ट निकलता है, एफ डी इंडिविजुअली सेपरेटली आप देखें डायरेक्टली डिपेंड अपॉन एटा, एफ डी directly depend on r, what is r, radius of spherical body, and fd directly proportional to v, ठीक है जी। अब एक एक को अलग अलग हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यानी यहां पर आपने सीखा कि रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है,
यहां हम वो फैक्टर्स देख रहे हैं जिन फैक्टर्स पर रेजिस्टिव फोर्स और ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। जब हम इन फैक्टर्स को समझ जाएंगे तो हमें ड्रैग फोर्स का मुकम्मल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो एक बात तो यहां पर क्लियर कि ड्रैग फोर्स अपोजिंग फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने की कोशिश करती है। अब ये ड्रैग फोर्स विस्कोसिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी फ्लूइड जितना ज्यादा विस्कस होगा ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा हो। इसकी एक आसान सी एग्जांपल डेली लाइफ से हम उठा के आपको देंगे। आप रोजमर्रा जिंदगी में चलते हो, नॉर्मल वॉक जब करते हो, कॉलेज से घर आ रहे हो, घर से कॉलेज जा रहे हैं या बाजार जा रहे हो, ठीक है, आप जब चल रहे हो तो आप कोई फील नहीं करते कि कोई फोर्स है जो आपको चलने में रुकावट डाल रही है। ऐसा कोई फील होता है? नहीं हो रहा। अगरचे ड्रैग फोर्स आप जिस एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हो वहां पर फ्लूइड कौन सा है? एयर इज अ फ्लूइड। आप एक फ्लूइड में मूव कर रहे हो, ये फ्लूइड रेजिस्टिव फोर्स आप पर लगा रही है, यानी रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग अपॉन यू एज यू आर वॉकिंग। समझ आइए ना, आप उसको फील नहीं कर रहे, ये आपका एयर का गैस आ जाता है। इसी की निस्बत अभी मैंने एक पानी की एग्जांपल आपको दी। आप जब पानी में चलते हो तो आप चलने में डिफिकल्टी महसूस करते हो, हाँ, डायरेक्ट आपको फील होता है कि समथिंग ट्राइंग टू स्टॉप योर मोशन। और पानी दूसरी तरफ क्या है? पानी है, और इस तरफ क्या था? एयर। दोनों का किस चीज का डिफरेंस है? विस्कोसिटी का डिफरेंस है। पानी जो है लेस विस्कस है, सॉरी एयर इज लेस विस्कस बट वाटर इज मोर विस्कस। पानी की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, वो वहां पर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा है। एयर की विस्कोसिटी कम है, ड्रैग फोर्स भी कम है। आई थिंक अगर हम मजीद और एग्जांपल लिए बगैर भी इस बात को आप समझ आ चुकी है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। इट्स ओके। दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर से मुराद रेडियस, और रेडियस एक्चुअली किसको डिटरमिन करता है? साइज को डिटरमिन करता है। यहां पर आप साथ में साइज भी ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आर के साथ साइज। समझ आ रही है बात? कि अगर रेडियस ऑब्जेक्ट का कम है तो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? स्मॉल ऑब्जेक्ट है। अगर आर ज्यादा होता जा रहा है, ऑब्जेक्ट कौन सा क्या है? लार्ज ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर साइज को डिटरमिन करता है। तो यूं बात को अब अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा कि अगर बॉडी आपके पास क्या है? स्मॉल है, तो ड्रैग फोर्स उस पर उसकी मोशन को रोकने वाली जो फोर्स होगी वो कम हो। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? एक आप ग्लास लें, एक बीकर ले लें, हाँ, और उसमें ये बीकर, इसमें आपके पास हनी है, हाँ, इट इज फिल्ड विद हनी। और आप दो डिफरेंट साइजेस के बॉल लें, एक ये स्मॉल बॉल है और ये एक बिग बॉल है ऑफ डिफरेंट रेडियाई। जब आप ये डाउनवर्ड इसमें मूव करेंगे, हाँ, इसका साइज ज्यादा है और इसका साइज कम है। हनी हनी जो है इसकी मोशन को ज्यादा रोकेगा या इसकी मोशन को ज्यादा रोकेगा? जो छोटे वाला है इसकी मोशन को कम कम अपोज किया जाएगा और इसकी मोशन को ज्यादा अपोज किया जाएगा। आसानी से समझ आ रही है बात? जिसका मतलब क्या हुआ कि जितना साइज ज्यादा है ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा है, साइज कम
ड्रैग फोर्स भी कम हो जाएगी। सो ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। इट्स ओके। आगे, ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा ना हो कि बाजू का फ्लूइड भी मूव कर रहा होता है, एयर है, एयर मूव कर रही होती है, बट आपके जहन में, स्टूडेंट के जहन में यह बात ना आ जाए कि v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो बात जरा क्लियर हो जाए कि ये v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट? विच इज मूविंग थ्रू फ्लूइड, तो फ्लूइड में मूव कर रहा है। अब इसे आप अभी दी गई एग्जांपल और डेली लाइफ से हम एग्जांपल उठा के अंडरस्टैंड कर सकते हैं आसानी से। बी केयरफुल। अभी एक एग्जांपल आपको दी कि आप नॉर्मल वॉक जब करते हो, कहीं भी जाते हो, घर से निकलते हैं, तो आप कोई फील नहीं करते कि कोई ड्रैग फोर्स आप पर अमल कर रही है। हाँ, उसकी निस्बत अगर आप स्ट्रेट पाथ पर, रोड पर, ग्राउंड में विद फुल एनर्जी जितना एज पॉसिबल, ठीक है, आपसे हो सकता है, आप दौड़ना शुरू करें, आपके कपड़े कम से कम, अगर आप नहीं हो रहा, आपके कपड़े पीछे की जानब क्या हो रहे होंगे, पुश हो रहे होंगे। हाँ, यानी आप जब दौड़ते हो, आप अपने ऊपर हवा की स्पीड को फील करते हो, लेकिन जब आम तौर पे चल रहे हो तो तब क्या होता है, आप कोई अपोजिंग फोर्स फील नहीं करते। जब आप दौड़ते हो तो आप पर अपोजिंग एयर फील कर रहे होते हो। समझ आइए बात। एक तो ये है, या फिर आप मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं, आप ही हैं ना, पहले आप चल रहे थे, फिर आप दौड़ रहे हो, अब मोटरसाइकिल पे हो, बेशक हवा नहीं चल रही तेज, जैसे विंड होती है, तूफान होता है, तेज हवाएं, ऐसी नहीं है, नॉर्मल की बात मैं कर रहा हूं। तो मोटरसाइकिल पे क्या है, आपके ऊपर अपोजिंग एयर कितनी तेज डायरेक्टली आप फील कर रहे होते हो। ऐसा क्या है, जब आप नॉर्मल वॉक कर रहे थे आपकी स्पीड कम थी, जितनी स्पीड कम थी उतनी ड्रैग फोर्स कम थी और आपने फील नहीं किया। जब आपने दौड़ना शुरू किया, आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, आप अपने ऊपर एयर को अपोज करते हुए फील करने लगे, तो स्पीड बढ़ी तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ गई। इसी तरह आप मोटरसाइकिल पे बैठ के उसको ऑब्जर्व करने लगे, तो आपने फिर अच्छी तरह ऑब्जर्व किया कि एयर आपकी मोशन को अपोज कर रही है। आप गाड़ी में बैठो, शीशे बंद हैं, फिर तो ऐसा नहीं, आपको ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप खिड़की या शीशा ओपन करके अपना हाथ बाहर निकालो, गाड़ी अपनी अच्छी स्पीड से जा रही है, तो आपके हाथ को क्या किया जा रहा होगा, पीछे की जानब पुश किया जा रहा होगा। तो क्या हुआ, डायरेक्टली फील हो रहा है, यानी ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, इतनी ज्यादा उस पर ड्रैग फोर्स अमल करेगी। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, वहां पर ये बड़े काम का है, रिपीट होंगे ये वाले अल्फाज, ये बड़े कि जो जो मूविंग ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ड्रैग फोर्स भी उस पर क्या होती है, बढ़ने लगती है। अगर इनिशियली स्पीड कम होने की वजह से ड्रैग फोर्स का अंदाजा नहीं हो रहा या फील नहीं हो रही, लेकिन स्पीड जो भी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है, फिर उसको एक्सपीरियंस भी किया जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व भी किया जाता है। तो नतीजा क्या निकला कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमारा ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ आता है। इसमें थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि क्या स्टोक्स लॉ आप हर जगह हर बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसमें हमें और तो किसी चीज से अंदाजा नहीं हो रहा, आर रेडियस से हो रहा है। हाँ जी, रेडियस से हो रहा है। रेडियस स्फेरिकल बॉडी का है, इसका मतलब है
कि स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, मेजर करते हो, अप्लाई करते हो, तो आपके पास बॉडीज की स्पीड स्लो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो ड्रैग फोर्स कई गुना बढ़ जाती है, फिर इनका डायरेक्ट रिलेशन टूट जाता है। तो लिमिटेशंस आप यहां पर इसको ऐसे कर सकते हो, लिमिटेशन देखो हर चीज की एक लिमिट होती है। जैसे हुक्स लॉ है, हाँ, हुक्स लॉ बच्चे ने उसको याद कर लिया, समझ लिया कि जब आप किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी फोर्स उतनी ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। अब उसे उसकी निस्बत कोई और ऑब्जेक्ट ऐसा दे दिया जाए, उसे कहो कि इस पर स्टोक्स हुक्स लॉ अप्लाई करो, वो अल्फाज ही अदा करेगा, हाँ, बता नहीं पाएगा। इस तो हुक्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। हुक्स लॉ जिस तरह आप कहते हैं कि इलास्टिक बॉडीज के लिए होता है, इन इलास्टिक बॉडी पर ये एप्लीकेबल नहीं है, इसी तरह स्टोक्स लॉ की भी कोई लिमिट है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप कि इट इज, स्टोक्स लॉ वर्ड लिख लें, इट इज एप्लीकेबल फॉर spherical objects with slow speed। यानी दो बातें आ जाती हैं, एक कौन सा हुआ, हाँ, ऑब्जेक्ट स्फेरिकल होना चाहिए और उनकी स्पीड कम होनी चाहिए, फिर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का ये सेकंड लेक्चर में हमने ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।